तो सभी को गुड इवनिंग। आज हम लोग रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण क्लास 10 साइंस चैप्टर 1 का पार्ट 2 देखेंगे। पहले पार्ट में हम लोगों ने रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है इसके बारे में जाना था। आज हम लोग उसके आगे एनसीईआरटी की बुक को पढ़ेंगे। अभी हम लोग केवल एनसीईआरटी की बुक की एक एक लाइन पढ़ रहे हैं और उसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। न तो इसमें नोट्स बनवाया जा रहा है और न ही जो हमारे हेडिंग्स हैं या टॉपिक्स हैं उसको सही से उसका डिफिनीशन दिया जा रहा है। अभी केवल हम लोग एनसीईआरटी की बुक पढ़ के कंसेप्ट को समझने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी जब हम सेल्फ नोट्स से जब पढ़ेंगे तो सही से उसके नोट्स और जो टॉपिक्स हैं वो टेक्निकल उसका डिफिनीशन हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोगों ने पढ़ा था कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। अब आज हम लोग को देखना था कि जब जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उसका प्रतीकात्मक निरूपण अगर हमको करना हो, यानी हमको लिख के दिखाना हो किसी रासायनिक अभिक्रिया को, तो कैसे लिखेंगे, उसी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए, अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया का निरूपण करना है हमको, ठीक है, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है और उसका हमको निरूपण करना है, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया का निरूपण करना है तो हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं। ठीक, एक जो है वो शब्द समीकरण के द्वारा और एक जो है वो रासायनिक समीकरण के द्वारा, यानी एक शब्द समीकरण और एक रासायनिक समीकरण। ये दो तरह से हम किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को निरूपित कर सकते हैं। तो आगे हम लोग इसी रासायनिक समीकरण के बारे में, शब्द समीकरण जैसे मान लीजिए कि कार्बन है, उसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जा रहा है, ठीक है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में हम क्या कर रहे हैं, उसको जला रहे हैं, ठीक है। तो हमारा क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। तो ये जो है हमारा, ये जो हम लिख रहे हैं इसमें सभी जो भी पदार्थ लिए जा रहे हैं, चाहे वो अभिकारक हो चाहे उत्पाद हो, उसका हम लोग नाम लिख रहे हैं, शब्द में इसका नाम लिख रहे हैं, इसीलिए इस समीकरण को हम लोग बोलते हैं शब्द समीकरण। लेकिन अगर इसी को सिंबल्स के रूप में, यानी C+O2 CO2 ऐसे अगर लिखा जाए तो इसको अब शब्द समीकरण नहीं बल्कि इसको क्या बोलेंगे, तो इसको हम लोग बोलेंगे रासायनिक समीकरण। तो अब आगे इसी रासायनिक समीकरण के बारे में हम लोग को पढ़ना है। हम लोग पढ़ते हैं आगे। तो देखिए एनसीईआरटी बुक में क्या लिखा है रासायनिक समीकरण के बारे में। जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है तब मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। हम लोग पीछे क्रियाकलाप किए थे, उसमें पढ़े थे कि मैग्नीशियम का रिबन लेकर के जब उसका दहन किया जाता है तो हमको एक राख मिलती है जो कि मैग्नीशियम ऑक्साइड की होती है। तो वही कह रहा है कि जब मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। वाक्य के रूप में किसी रासायनिक समीकरण का विवरण बहुत लंबा हो जाता है। कह रहा है कि अब उस पूरे अभिक्रिया को अगर हम लोग वाक्य के रूप में समझाने लगे तो उसका विवरण बहुत ही बड़ा होगा, इसलिए क्या करना पड़ता है हमको, इसे संक्षिप्त रूप से भी लिखा जा सकता है, हम उसको छोटा करके लिखते हैं, ठीक है। इसे शब्द समीकरण के रूप में लिखना सबसे सरलतम विधि है। जैसे ऊपर दी गई अभिक्रिया के यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं, ये हमारा क्या हो गया, इसी को हम लोग बोलते हैं शब्द समीकरण, ठीक है, ये हमारा शब्द समीकरण है। ठीक, आगे हम लोग पीछे वीडियो में हम बता दिए थे कि जो भी पदार्थ आपस में अभिक्रिया करते हैं उसको हम लोग अभिकारक कहते हैं, और जो बनता है वो क्या होता है, जो नया पदार्थ बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उत्पाद बोलते हैं, ठीक है। इस तरह से ये हमारा समीकरण रासायनिक समीकरण का शब्द समीकरण लिखा जाता है। मैग्नीशियम अभिक्रिया में देखेंगे तो मैग्नीशियम तथा ऑक्सीजन ऐसे पदार्थ हैं जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है, यानी ये मूल पदार्थ हैं और इन्हीं पदार्थों में हमारा रासायनिक परिवर्तन होता है और जिसकी वजह से क्या होता है, नया पदार्थ बनता है। तो जो भी अभिक्रिया में भाग लेते हैं, इन अभिक्रियाओं में से एक नए पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है जिसे उत्पाद कहते हैं। देखिए, जो ये मैग्नीशियम और ऑक्सीजन हम लोग ले रहे हैं इसे अभिकारक कहते हैं, जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है ये उत्पाद कहते हैं। तो इसके बारे में हम लोग पहले ही देख चुके हैं। अब आगे देखते हैं। देखिए आगे कह रहा है, शब्द समीकरण में अभिकारकों के उत्पाद में परिवर्तन को
उनके मध्य तीर का निशान लगाकर दर्शाया जाता है। कह रहा है शब्द समीकरण में जब अभिकारक और उत्पाद को अलग करना होता है तो हम लोग बीच में क्या करते हैं, तीर का निशान लगा करके उसको दिखाते हैं, तीर के निशान से उसको हम लोग अलग करते हैं। ठीक है, कह रहा है अभिकारकों के बीच योग का चिन्ह लगाकर उन्हें बाईं ओर LHS में लिखा जाता है। उसी प्रकार उत्पादों के बीच भी योग का चिन्ह लगाकर उन्हें दाईं ओर लिखा जाता है। मतलब कह रहा है कि बीच में हमारा क्या रहेगा, एरो का चिन्ह होगा, और एरो के LHS में हमारा क्या रहता है, अभिकारक रहता है, और एरो के RHS में जो होता है वो हमारा क्या होता है, उत्पाद। यदि अभिकारक और उत्पाद एक से अधिक है तो उनके बीच में प्लस का चिन्ह लगा करके उनको अलग किया जाता है। ठीक है, आगे कह रहा है तीर का सिरा उत्पाद की ओर होता है। ये जो तीर का सिरा है ये वाला, ये हमारा हमेशा किधर होता है, उत्पाद की ओर होता है, तथा यह अभिक्रिया होने की दिशा को दर्शाता है। यह तीर का सिरा जो है ये दिखाता है कि अभिक्रिया किधर हो रही है। ठीक है, आगे रासायनिक समीकरण लिखना। क्या रासायनिक समीकरण के निरूपण की इससे भी संक्षिप्त विधि है? देखिए, कह रहा है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया को लिखना हो तो हम लोग ये विधि तो अपनाते ही हैं। अब क्या कोई ऐसा विधि है जो इससे भी छोटा हो? ये भी हमारा अगर शब्द समीकरण के रूप में हम लोग लिख रहे हैं तो वो भी काफी लंबा चौड़ा है। तो क्या ऐसा कोई विधि है जो इससे भी छोटा हो? तो इससे भी छोटा है, वो हम लोगों ने अभी देखा कौन सी विधि है, तो वो रासायनिक समीकरण लिखना। रासायनिक समीकरण लिखना ये हमारा उससे भी छोटी विधि है। ठीक है, इससे हम लोग रासायनिक समीकरण लिखना। ठीक है, शब्दों की जगह रासायनिक सूत्र का उपयोग करके रासायनिक समीकरणों को अधिक संक्षिप्त तथा उपयोगी बनाया जा सकता है। कह रहा है शब्दों का उपयोग करके हम लोग रासायनिक समीकरण को अधिक संक्षिप्त तथा उपयोगी बना सकते हैं। रासायनिक समीकरण किसी रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाता है। रासायनिक समीकरण जो होता है ये किसको दर्शाता है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाता है कि वो रासायनिक अभिक्रिया किस तरह हो रही है, किसके किसके बीच में हो रही है और क्या बन रहा है। ठीक है, इसके बाद यदि आप मैग्नीशियम ऑक्सीजन तथा मैग्नीशियम ऑक्साइड के सूत्रों का स्मरण करें तो उपरोक्त शब्द समीकरण इस प्रकार लिखा जाता है। जैसे अभी हम लोगों ने शब्द समीकरण लिखा था, तो कह रहा है कि उसी को हम लोग अगर इसमें उनके रासायनिक सूत्रों का प्रयोग करें तो उसी समीकरण को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। कैसे? तो उसी समीकरण को हम लिख सकते हैं Mg प्लस मैग्नीशियम के लिए Mg और ऑक्सीजन के लिए O2, और जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है उसका फार्मूला होता है MgO। तो अभी जो शब्द समीकरण हम लोगों ने लिखा था उसको अगर हम रासायनिक सूत्र के द्वारा लिखे तो यही हमारा क्या कहलाएगा, यही हमारा कहलाएगा रासायनिक समीकरण। यानी ये हम क्या लिख रहे हैं, रासायनिक समीकरण लिख रहे हैं। तो इस तरह हम लोगों ने देखा कि जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं उनको दो तरह से हम लोग निरूपित कर सकते हैं, एक शब्द समीकरण के रूप में और एक रासायनिक समीकरण के रूप में। शब्द समीकरण में सीधे सीधे हम लोग उन यौगिकों का नाम लिख देते हैं और रासायनिक समीकरण में उनके रासायनिक सूत्र लिखे जाते हैं। ठीक है, इस तरह से ये हमारा हो गया। अब आगे हम लोग देखेंगे क्या कह रहा है। तो आगे कह रहा है कि तीर के निशान के बाईं ओर दाईं ओर के तत्वों के परमाणुओं की संख्या गिनती कर उनकी तुलना करें। कह रहा है कि अब देखिए यहाँ पे जो हम लोगों ने ये रासायनिक समीकरण लिखा है इसमें कह रहा है कि तीर के इधर भी जो भी तत्व हैं उन सभी के परमाणुओं के गिनिए, यानी अभिकारक की तरफ के सभी परमाणुओं को गिनिए और उत्पाद की तरफ के सभी परमाणुओं को गिनिए और दोनों की तुलना कीजिए। जैसे यहाँ पे हम लोग गिने तो Mg हमारा अभिकारक की तरफ है 1 और उत्पाद की तरफ भी है 1। अभिकारक और उत्पाद दोनों तरफ से हमारा क्या है, 1 है। ठीक है, लेकिन अगर ऑक्सीजन की बात करें तो अभिकारक की तरफ ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पे ऑक्सीजन यहाँ पे है हम लोग का 2, लेकिन उत्पाद की तरफ अगर ऑक्सीजन को देखा जाए तो यहाँ पे ऑक्सीजन है केवल 1। अब देखिए आगे क्या कर रहा है, क्या दोनों ओर तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान है? क्या दोनों तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान है? तो नहीं, मैग्नीशियम का तो समान है लेकिन ऑक्सीजन का समान नहीं है। यदि है तो समीकरण संतुलित है। कह रहा है कि यदि दोनों ओर ये जो परमाणुओं की संख्या है अगर ये दोनों ओर सेम है तब तो हमारा जो रासायनिक समीकरण हमने लिखा है वो क्या है, संतुलित है।
तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे ये सेम नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में ये जो हमारा रासायनिक समीकरण है वो संतुलित नहीं है। यदि नहीं तो समीकरण असंतुलित है। कह रहा है कि यदि ये दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या समान नहीं है तो ये समीकरण क्या कहलाएगा? असंतुलित। यानी रासायनिक समीकरण जो हो गए दो तरह के हो गए, एक संतुलित और एक असंतुलित। ठीक है, संतुलित कब होगा? जब अभिकारक और उत्पादों दोनों की तरफ जो परमाणुओं की संख्या हो वो क्या हो? समान हो। यानी परमाणु की संख्या दोनों तरफ क्या हो? समान हो। और जब दोनों तरफ असमान हो तो ऐसे को हम लोग क्या बोलेंगे? असंतुलित। तो यहाँ पे देखा जाए तो ये जो समीकरण हम लोग लिखे हैं ये समीकरण कैसा समीकरण है? तो ये समीकरण जो है ये असंतुलित रासायनिक समीकरण है। तो रासायनिक समीकरण दो तरह का हो गया, संतुलित और असंतुलित। आगे, क्योंकि समीकरण के दोनों ओर का द्रव्यमान बराबर नहीं है, किसी अभिक्रिया कर असंतुलित है। क्यों असंतुलित है? क्योंकि समीकरण के दोनों ओर का द्रव्यमान बराबर नहीं है। फिर आगे क्या कह रहा है कि किसी अभिक्रिया का ऐसा रासायनिक समीकरण ढांचा रासायनिक समीकरण कहलाता है। कह रहा है कि किसी अभिक्रिया का अगर इस तरह से कोई निरूपण किया जा रहा है तो वो रासायनिक समीकरण कहलाता है। इस प्रकार मैग्नीशियम के वायु में जलने का ढांचा समीकरण है। ये मैग्नीशियम का वायु में जलने का क्या है? ये ढांचा समीकरण है। यानी संतुलित नहीं, ये संतुलित असंतुलित नहीं, ये केवल एक ढांचा है। अभी इसको और आगे तरह से रासायनिक समीकरण को कैसे लिखा जाता है और संतुलित असंतुलित क्यों किया जाता है, क्यों पढ़ते हैं, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व। किसी रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों करना जरूरी है, उसका क्या महत्व है, इसके बारे में अब बता रहे हैं। अरे यदि आपको द्रव्यमान के संरक्षण का नियम स्मरण होगा जिसका आपने 9वीं कक्षा में अध्ययन किया था। और 9वीं कक्षा में आपने अध्ययन किया था द्रव्यमान संरक्षण का नियम। क्या होता है वो आगे दिया भी है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता और न ही विनाश। द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये कहता है कि यदि कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो उसमें न तो द्रव्यमान का संरक्षण होगा और न ही द्रव्यमान का न तो निर्माण होगा और न ही विनाश होगा। यानी द्रव्यमान को न तो हम लोग बना सकते हैं न ही खत्म कर सकते हैं। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। मतलब कह रहा है कि जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम है उसके अनुसार से जो कुल अभिकारक का जो द्रव्यमान है वो उत्पाद के कुल द्रव्यमान के क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। जो अभिकारक का कुल द्रव्यमान सॉरी, वो उत्पाद के कुल द्रव्यमान के बराबर होना चाहिए। ठीक है। दूसरे शब्दों में रासायनिक अभिक्रिया के पहले उसके पश्चात प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या क्या होनी चाहिए? समान होती है। कह रहा है कि दूसरे शब्दों में अगर हम लोग बात करें तो रासायनिक अभिक्रिया के पहले और उसके पश्चात जो परमाणुओं की संख्या है वो क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। ठीक है। यदि हम कंकाली समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है, इसलिए हमें कंकाली समीकरण, कंकाली मतलब जो ढांचा अभी हम लोग बनाया था, जैसे हम लोग लिखा था कि Mg प्लस O2 MgO, ये हमारा कंप्लीट रासायनिक समीकरण नहीं है, ये केवल एक ढांचा है। इसी को कंकाली समीकरण कहा गया है। ठीक है। तो ऐसे अगर समीकरण लिखे गए हैं तो इनको संतुलित करना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि अगर संतुलित नहीं करेंगे तो वहां पे हमारा द्रव्यमान संरक्षण का नियम लागू नहीं होगा, जो कि गलत है। क्या रासायनिक समीकरण संतुलित है? आइए हम रासायनिक समीकरण को चरणबद्ध संतुलित करना सीखें। कह रहा है कि रासायनिक समीकरण ये तो संतुलित है नहीं, असंतुलित है। तो अब आइए हम लोग चरणबद्ध तरीके से रासायनिक समीकरण को संतुलित करना सीखते हैं कि कैसे रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाए। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि क्रियाकलाप 1.3 में जो शब्द समीकरण को इस प्रकार दर्शाया जाता है। क्रियाकलाप 3 अगर याद होगा तो उसमें हम लोगों ने क्या लिया था? उसमें हम लोगों ने लिया था दानेदार जिंक और प्लस उसके साथ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल
और इनके बीच में रासायनिक अभिक्रिया होकर के बना था हमारा जिंक क्लोराइड, लवण बनता है जिंक क्लोराइड, और साथ में निकलता है हाइड्रोजन गैस। देखिए यहाँ पे इसने सल्फ्यूरिक अम्ल लिया है, हमने जिंक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिया है, तो हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के हिसाब से अपना समीकरण लिख रहे हैं, और यहाँ पे जो लिखा है वो सल्फ्यूरिक अम्ल के हिसाब से लिखा है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। हमने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिया है इसलिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को लिखा है। अगर इसका सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ रासायनिक समीकरण देखें तो जिंक का फार्मूला हम लोग का Zn, और H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल का, जिंक सल्फेट का फार्मूला ZnSO4, और हाइड्रोजन का फार्मूला H2। तो जब फार्मूला के रूप में लिखना है तो ये हो गया हम लोग का रासायनिक समीकरण। हम लोग अपना कर लिखेंगे तो जिंक का हो जाएगा Zn, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का HCl, और यहाँ पे बनेगा हमारा जिंक क्लोराइड यानी ZnCl2, और प्लस में हाइड्रोजन गैस यानी H2। यह हमारा रासायनिक समीकरण हो गया। अगर देखा जाए तो ये रासायनिक समीकरण संतुलित नहीं है। कर आइए समीकरण में तीर के निशान के दोनों ओर तत्वों के परमाणुओं की संख्या को हम लोग तुलना करते हैं। समीकरण में दोनों ओर जो परमाणुओं की संख्या है उसकी तुलना करते हैं, ठीक है। तो अगर हम अपना लेकर के चलें, यहाँ पे Zn का जो परमाणु की संख्या है, अभिकारक की तरफ भी 1 है, उत्पाद की तरफ भी 1 है। देखिए यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है। हाइड्रोजन की बात करें तो अभिकारक की तरफ 1 है, लेकिन उत्पाद की तरफ कितना है, 2 है। इसी तरह अगर क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन भी इधर 1 है और इधर कितना है, 2 है। तो यह हमारा असंतुलित है देखने में ही, क्योंकि ये दोनों तरफ बराबर नहीं है, इसलिए ये क्या हो गया, असंतुलित रासायनिक समीकरण, ठीक है। इसी तरह यहाँ भी देखेंगे हम लोग इसका भी, तो यहाँ भी Zn का जो है वो है इधर 1 और उधर भी 1। उसके बाद हाइड्रोजन का देखा जाए तो यहाँ पे है 2, इधर भी है 2। SO4 यस का देखा जाए तो इधर भी 1 इधर भी 1, यानी यस का इधर भी 1 और इधर भी 1। ऑक्सीजन का देखा जाए तो इधर भी 4 इधर भी 4, यानी इसमें जो है रासायनिक समीकरण वो क्या है, दोनों तरफ बराबर है, इसलिए ये जो रासायनिक समीकरण लिखा गया है ये कौन सा है, संतुलित। लेकिन जो हम लोगों ने लेकर चला है वो कैसा है, वो है असंतुलित रासायनिक समीकरण, ठीक है। तो आगे अब देखिए क्या कर रहा है उसको हम लोग देखेंगे। चलिए देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यहाँ अभी हम लोगों ने पहले ही लिख करके देख लिया है, सब कुछ क्या है, बराबर है। यहाँ तो बराबर है, इसलिए तीर के निशान के दोनों ओर प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान है, इसलिए यह समीकरण संतुलित रासायनिक समीकरण है। अब हम निम्न रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का प्रयास करते हैं। ये एक एग्जाम्पल दूसरा लिया हुआ है और इसको लिख करके ये संतुलित करने का प्रयास करेंगे, यानी कैसे समीकरण संतुलित किया जाता है ये हम लोग देखेंगे। तो समीकरण को संतुलित करने के लिए देखिए क्या कर रहा है, एक एग्जाम्पल लिया है, हम भी वही एग्जाम्पल लेकर के आपको समझाने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल में इसने लिया है Fe प्लस H2, और क्या बन रहा है हम लोग का, तो Fe3O4 प्लस में H2, यह हमारा एक समीकरण है। अगर इसमें देखा जाए रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए सबसे पहले प्रत्येक सूत्र के चारों ओर एक बॉक्स बना लीजिए। पहला स्टेप कह रहा है कि ये जो भी रासायनिक समीकरण है, ये जो हम लोग लिखे हैं Fe प्लस H2O और Fe3O4 प्लस H2, कह रहा है इन सभी के आगे क्या करिए, बॉक्स बना लीजिए। इसको भी बॉक्स में बंद कर दीजिए, इसको भी बॉक्स में बंद कर दीजिए, इसको भी बॉक्स में बंद कर दीजिए, और इसको भी, जितने अभिकारक और उत्पाद हैं सबको बॉक्स में बंद कर दीजिए। यही हमारा चरण 1 है। समीकरण को संतुलित करते समय बॉक्स के अंदर कुछ भी परिवर्तन नहीं करना है। अब कह रहा है यहाँ पे जब भी हमको समीकरण को संतुलित करना है तो इस बॉक्स के अंदर, ये जो बॉक्स बना हुआ है इसके अंदर हमको कुछ भी नहीं परिवर्तन करना है। फिर आगे क्या कर रहा है, असंतुलित रासायनिक समीकरण में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या की सूची बना लीजिए। मतलब किधर कितना परमाणु है उसका ये सूची बना लीजिए। जैसे हम लोग को बनाना है अगर, तो Fe का देखा जाए तो इधर है 1 अभिकारक की तरफ और उत्पाद की तरफ है 3। हाइड्रोजन का देखा जाए तो हाइड्रोजन का अभिकारक की तरफ है 2, देखिए यहाँ पे 2 है, और उत्पाद की तरफ भी है 2।
ऑक्सीजन का देखा जाए तो अभिकारक की तरफ है 1 और उत्पाद की तरफ है 4। तो यह असंतुलित रासायनिक समीकरण है। तो यह हमारा दोनों साइड का क्या बन गया, ये दोनों साइड का हम लोगों ने बना लिया सूची कि किधर कितने तत्व परमाणु हैं। तो आगे देखेंगे हम लोग। चरण 2 हो गया सूची बनाना। सुविधा के लिए सबसे अधिक परमाणु वाले यौगिकों को पहले संतुलित कीजिए। कह रहा है इसमें जो सबसे अधिक परमाणु वाले यौगिक हैं, जैसे इसमें कौन है सबसे अधिक वाला, ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन को पहले संतुलित कर लो। यानी सबसे पहले जो सबसे अधिक है उसको हम पहले संतुलित करेंगे, चाहे वो अभिकारक की तरफ हो चाहे उत्पाद की तरफ। उस यौगिक में सबसे अधिक परमाणु वाले तत्व को चुनिए। उसमें देखिए सबसे अधिक परमाणु वाला जो तत्व है वो कौन सा है, तो हमारा है ऑक्सीजन। ठीक है, इस आधार पर Fe3O4 और ऑक्सीजन तत्व को चुनते हैं। तो हम लोगों ने चुन लिया ऑक्सीजन को। दाईं ओर ऑक्सीजन के 4 परमाणु हैं जबकि बाईं ओर केवल 1। देख रहे हैं हम लोग, तो दाईं ओर 4 परमाणु हैं यानी उत्पाद की तरफ, और अभिकारक की तरफ केवल कितने हैं, 1 हैं। अब इसको हम संतुलित करेंगे यानी बराबर करेंगे। तो बराबर अगर हमको करना है, 1 को 4 बनाना है, तो हम लोग इसमें कितने से गुणा करना पड़ेगा, 4 से गुणा करना पड़ेगा। तो वही यहाँ पे देखिए संतुलित करने के लिए H2O, अब यहाँ पे देखिए जो हम लोगों ने लिखा था Fe प्लस H2O, आप Fe3O4 और प्लस में हाइड्रोजन, यही लिखा था हम लोगों ने। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो इधर जो ऑक्सीजन है वो पूरा H2O के साथ है। अब बॉक्स के अंदर तो हम लोगों ने पहले ही चरण में पढ़ा था कि H2O बॉक्स के अंदर है। अब इसमें ऑक्सीजन के नीचे तो हम लोग 4 लगा नहीं सकते, तो जो भी काम करना होगा उसके बॉक्स के बाहर यानी इधर करेंगे। तो जब इधर बाहर हम 4 से गुणा करेंगे तो ऑक्सीजन तो 4 हो जाएगा, लेकिन हमारा हाइड्रोजन जो है वो 4 दूनी 8 हो जाएगा। यानी अब ये जो हाइड्रोजन पहले इधर 2 था, ठीक है, वो अब बदल के कितना हो जाएगा, तो ये अब बदल के हो जाएगा 8। तो अब अगर दूसरी सूची देखा जाए तो Fe तो अभी भी हमारा 1 और 3 में है, लेकिन हाइड्रोजन अब इधर 8 हो गया, इधर 2 हो गया। ऑक्सीजन दोनों तरफ कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक, यह याद रखना आवश्यक है कि परमाणुओं की संख्या को बराबर करने के लिए हम अपक्रिया में शामिल तत्वों और यौगिकों का सूत्र नहीं बदलते। अभी हम बोलें कि बॉक्स के अंदर नहीं लिखना है, जैसा कि ऑक्सीजन परमाणु को लिख रहे हैं हम लोग। ठीक है, अब आगे देखेंगे क्या चरण कह रहा है। तो आगे कह रहा है कि संतुलित समीकरण के लिए 4 गुणांक लगाकर H2O के आगे, अभी हम बताएं कि H2O के आगे 4 लगा लेते हैं, लेकिन H2O4 नहीं लिखेंगे। अभी हम बोले बॉक्स के अंदर नहीं चेंज करना है, तो वही चीज़ वो बता रहा है। ये जो भी करना है बॉक्स यहीं तक होना चाहिए, बॉक्स के इधर हमको लिखना है, यानी जो भी होगा इन दोनों में गुणा होगा। तो आगे हम बता दिए कि अगर हम उसको करते हैं तो हमारा हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो इस तरह से अब हाइड्रोजन को संतुलित, क्योंकि नया सूची जो अभी हम बनाए थे उसमें हमारा क्या था, ये 1 था, ये 3 था। हाइड्रोजन अब हम लोग का क्या हो गया था, तो हाइड्रोजन हम लोग का इधर 8 हो गया था और इधर कितना था, 2। ऑक्सीजन हम लोग का हो गया था 4 और 4। तो अब ये तो बराबर हो चुका। अब इसको हम बराबर करना है, तो अब इधर वाले में हमको क्या करना पड़ेगा, 4 से इंटू करना पड़ेगा। तो अब देखेंगे कि ये किस में इंटू करें, हाइड्रोजन में। तो इधर हाइड्रोजन कहाँ पे है, अगर इस समीकरण में देखा जाए तो इधर हाइड्रोजन यहाँ पे है। तो अब इसको 8 बनाना है, तो इसमें हमको किससे इंटू करना पड़ेगा, 4 से। यानी अब जो समीकरण है यहाँ देखिए, इसमें किससे इंटू कर दिया गया, 4 से। इधर पहले ही H2O में 4 से हो चुका है। ठीक है, तो अब ये 4 से इंटू कर दिए, तो अब हाइड्रोजन के साथ कुछ भी नहीं, यानी दूसरे में अब परिवर्तन नहीं होगा। तो अब दूसरे में परिवर्तन नहीं होगा, तो यानी ये हमारा नया जो सूची बनेगा उसमें अब क्या हो जाएगा, Fe अभी भी 1 और 3 है, लेकिन अब हाइड्रोजन जो है वो 8 और 8 हो गया, और ऑक्सीजन हमारा पहले से 8 और 4 और 4 हो चुका है। अब केवल क्या बच रहा है संतुलित होने के लिए, 1 और 3। तो यही कह रहा है, ऊपर दिए गए समीकरण की जांच कीजिए, तीसरा तत्व चुन लीजिए। अब अगला जो मतलब जो बराबर हो गया उसको छोड़ के अब अगला जो बच रहा है उसको चुनिए और उसको संतुलित कीजिए। अब देख रहे हैं हम लोग केवल आयरन यानी लोहा है जो कि संतुलित करने के लिए शेष है। तो अब इसको हमको करना है, तो इधर अब हमको 3 से इंटू करना पड़ेगा। तो इस साइड अब हम लोग यहाँ पे देखिए ये 3 से इंटू कर दिया गया, इससे हमारा किसी दूसरे तत्व पे असर भी नहीं पड़ रहा है। अब अगर हम लोग इसकी सूची बना के देखेंगे तो हमारा सब के सब क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, और इस तरह से हमारा जो हमारा समीकरण है वो संतुलित हो जाएगा।
कह रहा है कि अंत में इस संतुलित समीकरण की जांच के लिए हम दोनों ओर के तत्वों के परमाणुओं की संख्या का परिकलन करेंगे, यानी फिर से दोनों ओर के तत्वों को लिखेंगे और देख लेंगे कि बराबर है कि नहीं। तो हम लोग लिख के देख ही चुके हैं। Fe का भी अब 3 हो चुका है। हाइड्रोजन का भी हम लोग का देखा जाए तो 8 और 8 हो चुका है। इसी तरह ऑक्सीजन का भी देखा जाए तो 4 और 4 हो चुका है। ठीक है, तो ये सभी हो चुके हैं। दोनों ओर के तत्वों और परमाणुओं की संख्या बराबर है, अतः यह समीकरण अब संतुलित है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की यह विधि हीट एंड ट्रायल विधि कहलाती है। ये हम लोग क्या करें, अंदाजा लगाने के, पहले इसको करेंगे तो ये हो जाएगा, इसको करेंगे तो ये हो जाएगा, और इस तरह से ये हमारा हीट एंड ट्रायल मेथड से ये हम लोग क्या कर रहे हैं, संतुलित कर रहे हैं। क्योंकि सबसे छोटी पूर्णांक संख्या के गुणांक का उपयोग करके समीकरण को संतुलित करने का प्रयत्न करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है चरण 7 क्या है। रासायनिक समीकरण को अभी संतुलित तो हो गया, दोनों ओर परमाणुओं की संख्या बराबर हो गई, लेकिन अभी वो पूरी तरह से रासायनिक समीकरण हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है। उसमें कुछ और चीजें हमको जोड़ना पड़ता है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। देखिए क्या कर रहा है, चरण 7 में हमको भौतिक अवस्थाओं के संकेत को लिखना जरूरी होता है। भौतिक अवस्थाओं के संकेत लिखना, जैसे कि मान लीजिए आयरन हम ले रहे हैं, लोहा ले रहे हैं, तो ये किस रूप में ले रहे हैं, ठोस अवस्था में, तो इसके आगे हम लोग ऐसे यस लिखेंगे सॉलिड के लिए। इसी तरह हम जो H2O ले रहे हैं, जल ले रहे हैं, वो किस अवस्था में ले रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जब आयरन का जल से अभिक्रिया होता है तो ये जो जल होता है ये भाप के फॉर्म में होता है, यानी गैस के रूप में होता है। तो इसके आगे हम लोग इसके लिए क्या लिखेंगे, जी लिखेंगे। तो इसी को भौतिक अवस्था कहते हैं। ये भौतिक अवस्था को प्रदर्शित कर रहा है। तो कोई भी रासायनिक समीकरण अगर हम लिखते हैं तो सूत्र के साथ साथ उसकी भौतिक संकेत को भी लिखना जरूरी होता है। ऊपर लिखे संतुलित समीकरण को सावधानी से जांच कीजिए। क्या इस समीकरण में हमें अभिकारक और उत्पादों की भौतिक अवस्था के बारे में भी ज्ञान होता है। और अभी जो समीकरण हम लिखे थे, क्या इसमें हम लोग संतुलित तो इसको कर दिए, लेकिन क्या इससे भौतिक ये किस रूप में है, ये आयरन हमारा, अभी जैसे सभी लोग जानते हैं कि जल जो होता है वो द्रव के फॉर्म में होता है, लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो जल किस रूप में है, गैस के रूप में है। तो भौतिक अवस्था लिखना क्यों जरूरी है, ये आप समझ चुके होंगे। ठीक है, इस समीकरण में उसकी भौतिक अवस्थाओं की कोई जानकारी नहीं है। जो अभी हम संतुलित रासायनिक समीकरण लिखे थे उसमें भौतिक अवस्था की कोई जानकारी नहीं है। रासायनिक समीकरण को अधिक सूचनापूर्ण बनाने के लिए अभिकारकों और उत्पादों के रासायनिक सूत्र के साथ उसकी भौतिक अवस्था को भी दर्शाया जाता है। यानी कह रहा है कि अगर बढ़िया से सूचना देना है रासायनिक समीकरण के द्वारा तो उसमें भौतिक अवस्था को भी लिखना जरूरी होता है। कैसे लिखते हैं, तो गैस, द्रव, जल और ठोस अवस्थाओं को क्रमशः जी, एल, एक्यू और यस से लिखा जाता है। ठीक है, अभिकारक या उत्पाद जब जल में घोल के रूप में होते हैं तब हम एक्यू लिखते हैं। देखिए ठोस के लिए तो हम लोग जान गए यस लिखते हैं, द्रव के लिए यल लिखते हैं और गैस के लिए जी लिखते हैं। एक और होता है एक्यू, एक्वस सॉल्यूशन ये होता है, यानी जब किसी पदार्थ को जल में घोल करके उसका विलयन बना लिया जाता है तो उसको हम लोग एक्यू लिखते हैं, एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, जलीय विलयन उसका है, जलीय घोल। आगे कह रहा है अब संतुलित समीकरण को इस प्रकार लिखेंगे। देखिए यहाँ पे ये संतुलित समीकरण तो था ही, अब सबके साथ ये भौतिक जो उसकी अवस्थाएं हैं इसको भी लिख दिया। अब ये हमारा रासायनिक समीकरण जा करके कंप्लीट हुआ। लेकिन अभी भी इसमें एक चीज और है। मान लीजिए कि अगर इसमें कोई एक्सटर्नल कुछ चीजें, जैसे कोई ताप अप्लाई किया जाता है, ताप टेम्परेचर अप्लाई करते हैं हम लोग, ताप देते हैं, गर्म करते हैं, इसको ठंडा करते हैं, या इस पर दबाव लगाते हैं, दाब लगाते हैं, तो अगर कुछ ये बाहरी चीजें या कोई उत्प्रेरक मिलाते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया को जल्दी करवाता है, तो ये सभी अगर यूज कर रहे हैं तो उसको हमको एरो के ऊपर और नीचे लिखा जाता है। देखिए यहाँ पे दिया भी है, हर रासायनिक समीकरण की भौतिक अवस्था को शामिल नहीं किया जा सकता जब तक कि यह आवश्यक ना हो। कह रहा है भौतिक अवस्था लिखना जरूरी नहीं है, बहुत जरूरी हो तभी लिखते हैं। कभी कभी अभिक्रियाओं की परिस्थिति जैसे ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि को तीर के ऊपर या नीचे दर्शाया जाता है। जैसे यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का जब समीकरण हो रहा है इसमें दबाव लगाना पड़ता है, तो उस दाब को यहाँ 340 एटीएम लिखा हुआ है। ठीक है, ये ऊपर या नीचे लिखते हैं। इसी तरह हमारा जो फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण जो होता है तो उसमें सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं, तो इनको हमको एरो के ऊपर और नीचे लिख लिया जाता है। ठीक है, तो कह रहा है कि जो
अभिक्रिया की परिस्थितियां हैं उसको भी हम लोग तीर के ऊपर या नीचे लिख करके रासायनिक समीकरण को दर्शाते हैं और इस तरह से हमारा रासायनिक समीकरण पूरा होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अब आगे की वीडियो में हम लोग रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार के बारे में देखेंगे। तो चलिए शॉर्टकट में हम लोग अभी आज जितना पढ़े हैं वो रिवीजन कर लें, क्योंकि अभी तो हम लोग केवल बुक की लाइन बाय लाइन पढ़ रहे हैं, इसमें क्या समझे हैं वो अब आगे थोड़ा सा शॉर्टकट में देख लेते हैं कि हम लोगों ने आज क्या क्या पढ़ा है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा कि रासायनिक समीकरण का निरूपण कैसे होता है। हम लोगों ने यही पढ़ा कि रासायनिक समीकरण का निरूपण, रासायनिक समीकरण का निरूपण, कैसे रासायनिक समीकरण को अगर निरूपित करना हो, लिखना हो तो कैसे लिखेंगे। रासायनिक समीकरण के बारे में जानकारी देना हो तो अगर हम लोग वाक्य के रूप में जानकारी देंगे तो बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा, इसलिए हम लोग उसको संक्षिप्त यानी छोटे रूप में लिखने की कोशिश करते हैं। और छोटे रूप में लिखने की कोशिश में हम लोग दो तरह से समीकरण को लिख सकते हैं। एक तो हम लोग लिख सकते हैं शब्द समीकरण के द्वारा और एक हम लोग लिख सकते हैं रासायनिक समीकरण के द्वारा। रासायनिक समीकरण के देखिए इतना हम लोगों ने पढ़ा है, लेकिन वो उसमें अगर देखा जाए 60 नोट जब बनाएंगे तो बहुत छोटा सा, बस उतना हम लोगों ने कहानी पढ़ा, लेकिन उसका बस एक ही मतलब था कि रासायनिक समीकरण को निरूपित कैसे करना है। तो दो तरीके से, शब्द समीकरण, रासायनिक समीकरण। शब्द समीकरण क्या होता है, इसमें अभिकारक या उत्पाद के नाम लिखे जाते हैं। अभिकारक और उत्पाद के क्या करते हैं हम लोग, नाम को लिखते हैं, शब्द के रूप में नाम को लिखा जाता है। ठीक है, नाम लिखा जाता है। जबकि इसमें क्या लिखा जाए रासायनिक समीकरण में, तो रासायनिक समीकरण में हम लोग उनके रासायनिक सूत्रों के द्वारा निरूपित करते हैं, ताकि हमारा जो समीकरण है वो और संक्षिप्त हो जाए और छोटा हो जाए। जैसे इसके लिए एग्जाम्पल हम लोगों ने लिया था, मान लीजिए कार्बन और ऑक्सीजन है, दोनों रिएक्शन कर रहे हैं, आपस में अभिक्रिया कर रहे हैं दोनों, और अभिक्रिया करके बना रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड मान लीजिए बना रहे हैं, तो ये हमारा हो गया शब्द समीकरण। ये जो है ये शब्द समीकरण। लेकिन अगर इसी को C+O2 CO2 लिख दें तो ये हमारा हो गया रासायनिक समीकरण। अब देखिए ये और संक्षिप्त हो गया, ये थोड़ा बड़ा था और ये क्या हो गया, छोटा हो गया। दूसरा हम लोगों ने क्या पढ़ा था आगे, इसके हम लोगों ने क्या पढ़ा है, तो आगे पढ़ा हम लोगों ने कि रासायनिक समीकरण तो लिखना जान गए कि रासायनिक सूत्रों के द्वारा अगर लिख रहे हैं किसी भी अभिक्रिया को तो वो रासायनिक समीकरण हो गया। अब रासायनिक समीकरण जो होता है इसको संतुलित करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण का जो नियम है वो कहता है कि अभिकारक और उत्पाद दोनों तरफ का जो द्रव्यमान होना चाहिए वो बराबर होना चाहिए, या दूसरे शब्द में इसी को कहें तो दोनों शब्द परमाणुओं की संख्या जो है, हर तत्व के परमाणुओं की संख्या क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। तो रासायनिक समीकरण हमारा संतुलित होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो संतुलित होना बहुत जरूरी है। और रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए हम लोग को अलग अलग चरण थे, कैसे संतुलित करें। ठीक है, तो संतुलित करना कैसे सीखना था हम लोग को। तो चरण एक जो था उसमें हम लोगों ने पढ़ा कि सबसे पहले जो भी रासायनिक सूत्र है, ठीक है, जैसे हम मान लो एक दूसरा एग्जाम्पल लेकर के चलते हैं। जैसे हम लोग जिंक और HCl वाला लिखे थे हम लोग कि जिंक का क्रियाकलाप में कि जिंक को जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो हम लोग का जिंक क्लोराइड, जिंक क्लोराइड बनता है और साथ ही साथ हम लोग का हाइड्रोजन गैस बनता है। तो पहला स्टेप में इसने यही कहा था कि जो भी हम रासायनिक समीकरण लिख रहे हैं उसमें सभी के सूत्रों को ब्लॉक के अंदर बंद कर दो, और इस ब्लॉक के अंदर हमको कोई परिवर्तन नहीं करना है, जो भी परिवर्तन करना है इसके बाहर करना है। पहला चरण तो ये था। दूसरे चरण में क्या था कि दोनों तरफ के परमाणुओं की संख्या, जैसे यहाँ Zn का लिखा जाए तो Zn में इधर है एक परमाणु, उधर भी है एक परमाणु। इसी तरह हाइड्रोजन का लिखा जाए तो इधर है एक परमाणु, उधर है दो परमाणु। इसी तरह Cl का लिखा जाए तो इधर है एक परमाणु, उधर है दो परमाणु। इसमें बराबर दोनों तरफ नहीं है, दोनों तरफ बराबर नहीं है, तुलना करेंगे। ठीक है, यानी दूसरा चरण था परमाणुओं की संख्या की तुलना करना, संख्या की तुलना दोनों साइड, अभिकारक और उत्पाद की तरफ। तीसरा क्या था, सबसे अब संतुलित करना शुरू करेंगे। कैसे, तो सबसे अधिक परमाणुओं की संख्या वाले तत्व से शुरू करेंगे, सबसे अधिक परमाणु की संख्या जिसकी होगी उससे शुरू करेंगे। ठीक है, परमाणु की संख्या से शुरू करते हैं हम लोग संतुलित करना। ठीक है,
जैसे यहाँ पे सबसे अधिक तो 2 है क्लोरीन का और हाइड्रोजन का, तो यहाँ पे किसी को भी लेकर के दोनों बराबर हैं, तो किसी को लेकर के हम लोग शुरू कर सकते हैं। मान लीजिए हम लोग क्लोरीन को लेकर के, चौथा चरण यही रहेगा, क्लोरीन को लेकर के शुरू करते हैं। तो क्लोरीन का इधर 1 था, इधर 2 था। अगर हमको संतुलित करना है तो इधर वाले में हमको 2 से, यानी अभिकारक की तरफ 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो अभिकारक की तरफ अगर क्लोरीन देखा जाए तो यहाँ पे है, तो इसमें अगर हमको करना होगा तो यहाँ पे जो गुणा होगा इसके बॉक्स के बाहर ही हम कर सकते हैं, अंदर तो कर नहीं सकते। तो यहाँ आप 2 से हम लोग गुणा कर देंगे, ठीक है। यहाँ हम लोगों ने मान लीजिए कि ये हो गया हम लोग का, ये हम लोगों ने 2 से यहाँ पे गुणा कर दिया, ठीक। अब 2 से ये गुणा कर दिया हमने, तो अब ये हाइड्रोजन हमारा बदल गया, ठीक है। 5वां स्टेप देखें तो अब हाइड्रोजन हमारा 2 से गुणा करने की वजह से इधर भी 2 हो गया, इधर भी 2 हो गया, यानी हाइड्रोजन भी हमारा बराबर हो गया, क्लोरीन भी हमारा 2 हो गया, बराबर हो गया, और हमारा जिंक पहले से ही बराबर है, यानी ये समीकरण क्या हो गया, संतुलित हो गया। इतने से ही देखिए अब हमारा समीकरण क्या हो गया, संतुलित, सब बराबर हो गए। लेकिन अब कह रहा इतना तो हम लोग का स्टेप था, लेकिन इसमें उसने एक और चीज जोड़ा था। क्या कहा था कि ये केवल इतना लिखना जरूरी नहीं है, इसके साथ इसके भौतिक अवस्था को भी हमको दिखाना होता है। जैसे जिंक जब लेते हैं तो जिंक हमारा जो होता है ये सॉलिड फॉर्म में होता है, इसलिए इसके आगे हमको यस लिखना जरूरी है। HCl हमारा जली विलयन में होता है, यानी इसके आगे Aq लिखना जरूरी है। ZnCl2 हमारा सॉलिड होता है, इसलिए इसके आगे यस लिखना जरूरी है। हाइड्रोजन हमारा गैस होता है, इसलिए इसके आगे G लिखना जरूरी है, और तब जाके ये हमारा रासायनिक समीकरण पूरा होता है। इसके अलावा अगर कुछ ताप दाब का कंडीशन है तो वो भी ऊपर नीचे इस एरो के ऊपर नीचे लिखना जरूरी है। तो इस तरह से रासायनिक समीकरण को हम लोग रासायनिक अपक्रिया को कैसे निरूपित करते हैं, तो 2 तरह से, सब समीकरण, रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण जब भी लिखते हैं उसको संतुलित करना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण क्रिया का नियम लगता है, और संतुलित करने का यह अलग अलग हम लोगों ने चरण पढ़ा। तो आशा करता हूँ आप सभी को यह पूरा समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे हम लोग मिलते हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक अपक्रिया के प्रकार। तो मैं अंतिम में आप लोगों से यही कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि चैनल ग्रो कर सके। तो धन्यवाद इतना टाइम देने के लिए।